हेलो स्टूडेंट्स। आज हम ट्राइन का दूसरा युद्ध पढ़ेंगे कि ट्राइन का दूसरा युद्ध का हरियाणा के इतिहास में क्या जो महत्वपूर्ण घटना हुई वो क्या थी। तो ट्राइन का प्रथम युद्ध आपने पढ़ा। ट्राइन का प्रथम युद्ध जो है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ था और 1191 ईस्वी में हुआ। त्रावड़ी नामक स्थान पर हुआ था और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी और मोहम्मद गौरी को हार का सामना करना पड़ा था। मोहम्मद गौरी ट्राइन के प्रथम युद्ध में हारने के बाद वापस जब वो गजनी पहुंचा तो उसने अपने हार का विश्लेषण किया और में उसने पूरा 1 साल तक जो है उसने अपनी सेना को संगठित किया, दोबारा से अनुशासित किया, प्रशिक्षित किया और अपनी जो कमियां थी उन कमियों को सुधारा। इसके साथ साथ जिन की वजह से उसको इस युद्ध में हार का सामना करना पड़ा था उन सभी अधिकारियों को, उन सभी सेनापतियों को उसने दंड दिया। और इसमें उसने ये भी लिखा, मोहम्मद गौरी ने खुद मेंशन किया है, लिखा है कि पूरे 1 वर्ष तक ना तो वो अपनी बीवी के पास गया, ना ही उसने जो पहने हुए कपड़े थे वो बदले। ठीक है, अपनी कमियों को उसने दूर किया, अपने आप को अनुशासित किया और इसके साथ साथ उसने जो था अपने आप को अनुशासित किया और दोबारा से जो था वो हिंद पर आक्रमण करने के लिए वो चल दिया था और उसमें उसका सिर्फ और सिर्फ जो था उस अपने अल्लाह पर विश्वास था। तो इस तरह से 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी पूरी तरह से अपनी तैयारी करके जो था उसने दोबारा से भारत पर चढ़ाई, हिंद पर चढ़ाई कर दी थी। और ये मोहम्मद गौरी जो है वो 1192 ईस्वी में त्रावड़ी के मैदान में, यानी कि ट्राइन के मैदान में आ डटा था। जब पृथ्वीराज चौहान को ये पता चला कि मोहम्मद गौरी जो है वो युद्ध के लिए तैयार है, यानी कि मैदान में आ चुका, तो वो भी मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान जो है वो भी एक विशाल सेना लेकर जो था वो ट्राइन के मैदान में पहुंच गया। दोनों सेनाएं जो थी वो मुकाबला करने के लिए तैयार थी। अगर इसकी बात की जाए, राजपूत सेना की बात की जाए, तो राजपूत सेना का जो अग्रिम दस्ता था उसकी कमान गोविंद राय संभाले हुए था, जिसका कि आपने प्रथम ट्राइन युद्ध में उसका प्रदर्शन देखा भी था कि बहुत ही उसने का नेतृत्व की वजह से जो है और उसकी जो था कौशल युद्ध कौशल की वजह से जो है ट्राइन का युद्ध में कहीं ना कहीं विजय दिलाने में उसका बहुत बड़ा हाथ रहा है। तो इस युद्ध में भी जो है अग्रिम दस्ते की कमान जो है गोविंद राय ने संभाली हुई थी। बाएं पक्ष जो है उसको भोला के नेतृत्व में दिया गया था। दाएं पक्ष को बदम शाह रावल जो है उसने संभाला हुआ था और उन सबके पीछे पृथ्वीराज तृतीय चौहान जो था वो अपनी सेना के साथ युद्ध क्षेत्र में मौजूद था। दूसरी तरफ अगर मोहम्मद गौरी की बात करें तो मोहम्मद गौरी का अग्रिम दस्ते का नेतृत्व खरबक खां कर रहा था। दाएं पक्ष को अल्लाह, बाएं पक्ष को मुकल्लबा ने संभाला हुआ था और मोहम्मद गौरी का सेनापति खमरेल जो है वो केंद्र में रहकर पूरी सेना का संचालन कर रहा था और खुद मोहम्मद गौरी जो है अपनी घुड़सवार सेना के साथ पूरे युद्ध उसका अपनी सेना के घेरे में युद्ध उसका की परिस्थितियों का जायजा ले रहा था। तो इस तरह से दोनों जो थे एक दूसरे के सामने थे। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी की सेना एक दूसरे के सामने थी और जब ये शुरू हुआ उससे पहले जो था मोहम्मद गौरी ने कूटनीतिक चाल का सहारा लिया। ठीक है, अपने उसने इस चाल के चलते जो था मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान के पास एक संदेश भेजा, एक लेटर भेजा और उसमें ये लिखा हुआ था कि यहाँ पर मैं अपने भाई के संप्रभु के दौरान के आदेश से यहाँ आया हूँ और मैं आपसे लड़ना नहीं चाहता हूँ, पर मुझे इतना समय दे कि मैं भाई के पास संदेश भेज सकूं और तुम्हारी शक्ति के बारे में उसे अंदाजा दे सकूं और उसकी आज्ञा लेकर इस शर्त पर संधि कर सकूं कि सरहिंद, पंजाब और मुल्तान जो हैं वो हमारे पास रहेंगे और बाकी का पूरा हिंदुस्तान जो है
उस पर आप शासन करोगे। तो ये एक संदेश जो है मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान के पास पहुंचाया, जिससे पृथ्वीराज चौहान को ये लगा कि मोहम्मद गौरी जो है वो उसकी सैन्य शक्ति से घबरा गया है, डर गया है। और मोहम्मद गौरी यही चाहता था कि पृथ्वीराज चौहान जो है ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए और उसमें जो है उसका कोई ना कोई गलती वो करे, ठीक है। और यही पृथ्वीराज चौहान ने किया कि उसने अपने शत्रु को कमजोर समझा, ठीक है। शुरू से ही ये द्वितीय युद्ध जो है वो कूटनीतिक चालों पर आधारित था। तो पहली कूटनीतिक चाल जो है वो मोहम्मद गौरी ने चल दी थी। उसके बाद युद्ध जब शुरू हुआ होने वाला था, तब मोहम्मद गौरी का जो सेनापति था शहाबुद्दीन, उसने भी एक कूटनीतिक चाल खेली। उसने जो था अपनी सेना को 4 भागों में डिवाइड कर दिया, ठीक है। और उन्हें आज्ञा दी कि जब राजपूत सेना का हाथी दस्ता और पैदल दस्ता जब उन पर आक्रमण करेगा, हमला करेगा, तो वो पीछे हटने का नाटक करेंगे, यानी कि वो ऐसे दिखाएंगे कि वो हार रहे हैं और वो पीछे की तरफ वो भागना शुरू करेंगे, ठीक है। और ये देख कर राजपूत सेना जो है वो उनका पीछा करेगी, जैसे प्रथम त्राइन के युद्ध में किया। इस तरह से जब वो पीछा करेगी तो कुछ दूरी के बाद जब उनका युद्ध मोर्चा जो है वो टूट जाएगा, ठीक है। जब उनका मोर्चा टूट जाएगा तो उस समय अफगान सेना या गौरी की सेना जो है वो पलट कर उस पर राजपूत सेना पर आक्रमण करेगी, और वैसा ही उन्होंने किया, ठीक है। पलट कर जो था राजपूत सेना पर आक्रमण किया। इससे राजपूत सेना जो है वो हड़बड़ा गई कि एकदम से ये क्या हुआ। सेना ने पलट कर, और आक्रमण जो था वो इतना जोरदार था कि राजपूत सेना जो है वो संभल नहीं पाई। इसके साथ साथ जो 3 और जो बनाए हुए थे, पार्ट बनाए हुए थे, उसमें दाएं भाग से बाएं भाग से जो था वो आगे से वो सब से चारों तरफ की जो टुकड़ियां थी गौरी की, उन्होंने राजपूत सेना को कवर कर लिया, ठीक है। और जो रिजर्व सेना थी उसने पीछे से आकर पृथ्वीराज चौहान की सेना को घेर लिया। तो यानी कि आप कह सकते हैं कि चारों तरफ से पृथ्वीराज चौहान की सेना घिर गई थी, और सेना में अव्यवस्था यानी कि अनुशासन जो था वो दिखाई नहीं दे रहा था, एक भीड़ की तरह लड़ रही थी। और ऐसी स्थिति में भी राजपूत सेना जो है पूरी शक्ति के साथ जो था वो लड़ रही थी। और इसी के चलते जो था गोविंद राय जैसा शूरवीर योद्धा जो है वो इस युद्ध में मारा जाता है। उसके बाद जो है पृथ्वीराज चौहान जो है उसको भी बंदी बना लिया जाता है, उसके राजपूत सेना को बंदी बना लिया जाता है। और उसके बाद सरस्वती नदी के किनारे जो है शहाबुद्दीन जो था सेनापति, गौरी की सेना का सेनापति जो था, वो पृथ्वीराज चौहान को मौत के घाट उतार देता है। तो इस तरह से जो था आप देखते हैं कि राजपूत सेना जो है उसको हार का सामना करना पड़ा था, पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो जाती है। और इस युद्ध के बाद भारत के राजनीतिक जो इतिहास है उसमें का एक नई शुरुआत जो है आपको देखने को मिलती है। यानी कि इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार के बाद जो था मोहम्मद गौरी ने जो थे आसपास के जो इलाके थे उनको भी अपने अधिकार में करना, क्योंकि दिल्ली तो उसके अधिकार में आ गई थी, पृथ्वीराज चौहान हार गया, वो दिल्ली पर उसका अपना अधिकार हो गया। लेकिन आसपास के जो क्षेत्र थे उन पर भी गौरी की सेना जो है वो अपना अधिकार करना चाह रही थी। और इसके चलते जो था हरियाणा के जो लोग थे उनने अफगानों की सेना का कड़ा विरोध किया था, और इसमें विरोध किया। और हांसी हिसार के एक बहुत ही आप कह सकते हैं कि शूरवीर राजा थे, उनका नाम था वीर जटावा। उन्होंने जो था इनका साथ गौरी की सेना के साथ संघर्ष किया, लेकिन वीर जटावा जो है वीरगति को प्राप्त हुए। हिसार हांसी जो है वो गौरी की सेना के गौरी के अधिकार में आ गया। इसी तरह से रोहतक की बात करें, सिरसा की बात करें, यहाँ के लोगों ने जो था भी उनका संघर्ष किया, लेकिन ये इलाके जो हैं वो गौरी के अधिकार में आ गए। और इसी के चलते जो था अहिरवाल जो थे, जो रेवाड़ी का जो इलाका है वहाँ पे अहिरवाल जाति के लोग रहते थे, उनका शासक तेजपाल जो है उन्होंने बहुत बड़ी यानी कि कांटे की टक्कर जो थी गौरी की सेना को दी थी। और यहाँ इसका गौरी का जो सेनापति था इब्राहिम,
उसको मौत के घाट उतार दिया था। जब इब्राहिम के मौत की खबर इसको गौरी को मिली, तो उस क्षेत्र की कमान संभालने के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक दास था, इसका सेनापति, दास सेनापति था गौरी का, उसको यहाँ पर भेजा गया। और इसने आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने अहीरवाल पर आक्रमण करके यहाँ पर अपना अधिकार कर लिया। तेजपाल जो है वो वीरगति को प्राप्त हुआ। इसके साथ ही अगर बात करें मेवात की, तो मेवात का जो शासक था हेमराज जो है, उसने भी गौरी की सेना का कड़ा विरोध किया और डटकर इसकी सेना का सामना किया, लेकिन वो भी जो था वो मारा गया। हेमराज ने गौरी की सेना को वहां से जो था वो खदेड़ दिया था, लेकिन बाद में जो था इस पर अधिकार कर लिया गया था। हेमराज जो है वो उसको उसकी मृत्यु हो गई थी। तो इस तरह से हरियाणा के जो क्षेत्र थे, चाहे हिसार, हांसी, सिरसा, फतेहाबाद, ठीक है, रिवाड़ी है, मेवात है, ये सब के सब जो इलाके थे वो किसके अधिकार में आ गए थे? गौरी के अधिकार में आ गए थे, यानी कि यहाँ पर मुस्लिम सत्ता जो है वो कायम हो गई थी। तो ये तो पूरा घटनाक्रम आपने देखा कि इसका त्राइन का द्वितीय विश्व युद्ध का क्या घटनाक्रम रहा और किस प्रकार से पृथ्वीराज चौहान जो है उसकी हार हुई थी और किस प्रकार से मोहम्मद गौरी ने दिल्ली और हरियाणा पर अपना अधिकार कर लिया था। तो इसके युद्ध के क्या प्रभाव पड़े, तो युद्ध के प्रभावों को आप अच्छे से समझ गए होंगे। जब आपने घटनाक्रम पढ़ा, परिस्थितियों को देखा, तो आप समझ गए होंगे कि इस युद्ध के बाद जो है वो मुस्लिम भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हो गई थी, मुस्लिम राज्य की स्थापना हो गई थी, दिल्ली पर गौरी का अधिकार हो गया था। इसके साथ साथ उसने जो जीते हुए क्षेत्र थे वहां पर अपने विश्वास पात्र जो सैन्य अधिकारी हैं वो नियुक्त कर दिए। मोहम्मद गौरी की मृत्यु 1206 ईस्वी में हो गई थी। 1206 ईस्वी में जो था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि मोहम्मद गौरी का सेनापति था, दास था, उसने दिल्ली सल्तनत यानी कि दास वंश की स्थापना की थी। और ये समय जो है वो दिल्ली सल्तनत काल का समय कहलाया था। और इसमें क्योंकि इसमें अलग अलग वंश के शासकों ने शासन किया था, यानी कि 4 वंश, दास वंश आया था, आपका आपका क्या खिलजी वंश आया था, तुगलक वंश आया, ठीक है, इसके साथ साथ लोधी वंश आया। तो ये 4 वंशों ने इसमें शासन किया था, अलग अलग वंश के थे, अलग अलग क्षेत्रों के थे, तो इसे सल्तनत काल कहा गया। तो सल्तनत काल की शुरुआत जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी, दास वंश के नाम से इसको जाना गया। और 1206 ईस्वी में ये गद्दी पर बैठा था, ठीक है। तो एक नए इतिहास जो था वो इसमें शुरुआत जो है वो भारत में हो गई थी। दूसरा, इसमें जो था इस यूक्रेन के द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो भारतीय जो राजा थे, देशी जो शासक थे, उन्होंने हाथी सेना की अपेक्षा जो था घुड़सवार सेना पर ज्यादा महत्व देना शुरू कर दिया था, ठीक है। रथ सेना और घुड़सवार सेना इसका महत्व कम हो गया था, घुड़सवार सेना का महत्व जो है वो ज्यादा हो गया था। इसके साथ साथ उन्होंने अब सामंती सेना पर से उनका विश्वास जो है वो खत्म हो गया था और स्थायी सेना उन्होंने रखना शुरू कर दिया था। इसके साथ साथ हरियाणा तथा दिल्ली के आसपास के क्षेत्र जो थे वो किसके अधिकार में आ गए थे, ठीक है, मोहम्मद गौरी के अधिकार में आ गए थे। उसके बाद उसका जो सेनापति था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके अधिकार में आ गए थे। तो यहाँ पर जो है इस्लाम धर्म का जो है प्रचार और प्रसार जो था वो इनके द्वारा शुरू हो गया, मुस्लिम शासकों के द्वारा। और जो गरीब लोग थे उनको तलवार और प्रलोभन देकर जो है मुस्लिम धर्म जो है जबरदस्ती स्वीकार उनसे करवाया जाना शुरू कर दिया। इसके साथ साथ एक पॉइंट आप ये दे सकते हैं कि भारत के अंदर जो शक्तिशाली शक्ति थी, राजपूत शक्ति, उसका जो था एक छत्र राज्य जो करने वाला जो स्वपन जो देखा था, वो स्वपन जो है वो उनका खत्म हो गया। और इसके साथ साथ देशी शासकों की जो राजनीतिक कमजोरियां जो है उनके बारे में इन मुस्लिम शासकों को पता चलना शुरू हो गया था। इसके साथ साथ आप कह सकते हैं कि इस लड़ाई में राजपूतों की हार के बाद मेवात, अहिरवाल, हांसी, इन आदि युद्धों में हरियाणा के बहुत से सैनिक जो थे वो मारे गए थे। आर्थिक रूप से बहुत सारा इस युद्ध के बाद नुकसान हुआ था, यानी कि ये सभी इलाके हांसी, हिसार, रोहतक, ठीक है, सिरसा, फतेहाबाद, ठीक है, मेवात आ जाता है, रिवाड़ी आता है।
तो ये सारे के सारे इलाके अब किसके अधिकार में हो गए थे? मुसलमानों के अधिकार में हो गए थे। मोहम्मद गौरी के यहाँ पर बहुत सारा जो था संघर्ष, युद्ध हुआ, उसमें बहुत सारे सैनिक मारे गए, निर्दोष व्यक्ति मारे गए, और इसके साथ साथ यहाँ के जो आर्थिक जो संपदा थी उसको भी इन मुस्लिम आक्रमणकारियों ने लूटा। ठीक है। इसके साथ साथ आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो थे इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे। ठीक है। इसके साथ साथ इन्होंने हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को भी नुकसान पहुंचाया, जबरदस्ती मुस्लिम धर्म ग्रहण करवाया, सभ्यता हमारी नष्ट कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमारी संस्कृति जो हमारी धरोहर है उसको नष्ट कर रहे हैं, मंदिरों को तोड़ दिया। ठीक है। और इसके साथ साथ जो कलात्मक मूर्तियां थी उनको तोड़ दिया गया। ठीक है। प्राचीन जो हमारी संस्कृति थी उसको नष्ट करना शुरू कर दिया। तो इस तरह से बहुत ज्यादा नुकसान जो था वो इस युद्ध के बाद, त्राइन के द्वितीय युद्ध के बाद भारत को उठाना पड़ा था। और इसमें आप देखेंगे कि एक नए युग की शुरुआत हो गई थी इस युद्ध के बाद, और मुस्लिम शासक जो थे वो यहाँ पर उनका शासन शुरू हो गया था। और जैसा कि इसने जयचंद राठौर ने सोचा था कि मोहम्मद गौरी वापस चला जाएगा, तो ऐसा नहीं हुआ था। मोहम्मद गौरी ने जो था यहाँ पर अपने साम्राज्य की स्थापना शुरू कर दी थी। ओके, थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। आई होप यह टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो, ओके, बाय स्टूडेंट्स।